प्रिय मित्रों, तो कैसी है तैयारी आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की। मुझे पूरा विश्वास है कि आप वास्तव में सभी लग रहे हैं और आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने जो जो कंटेंट अभी तक पहुंचाया है वो सभी आपने पढ़ा है। मैं बिना किसी औपचारिकता के, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है और एक एक सेकेंड आपका बहुत कीमती है, तो मैं इससे जस्ट पहले मैंने 11th के दोनों ही पार्ट के जो मेन क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बने और कहाँ कहाँ से बनने की संभावना है वो पहुँचाया। और अब मैं आपके सामने आज ये 11th के बाद में 12th की दोनों बुक देख लीजिए आप, भाग फर्स्ट और ये आपके भाग सेकेंड आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों ही जो अभी वर्तमान में बुक्स चल रही है आपके 12th के अंदर, जो एनसीईआरटी की बुक है, भी सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में सेम ही चलती है। तो आज इन बुक्स में से कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, किस किस जगह से, मैं ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाऊंगा। समय आपका बहुत कीमती है क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें करवा दी है, तो इसलिए मैं वो चीज़ें लूँगा जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और आप उसको देख सकें। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है हमारे ये अपना 12th क्लास का पहले चैप्टर के अंदर फर्स्ट जो है संबंध फलन, और इसके अंदर सबसे पहली बात आती है हमारे संबंधों के प्रकार। और इसके अंदर जो हमारे संबंध है खास तौर से वो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीन, इस पर क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक कैसे प्रूव करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और जब ये तीनों ही संबंध अगर किसी सेट के अंदर एलाउ है, मान लो अगर वो फॉलो कर रहा है, तो वो कहलाता है आपके तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये दे रखा आपके इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अगर तीनों जो चीज़ें होती है, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा। इसके अंदर सबसे पहली बात मैं करूँ स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। मैं चलो लिख लेता हूँ रिफ्लेक्सिव। दूसरा है आपके सिमेट्रिक, और तीसरा आपके हैं ट्रांजिटिव। आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात, इसके अंदर आपको एक एलिमेंट लेना पड़ता है, इसमें आपको 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, और इसमें आपको 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। किसी भी सेट ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, फॉर ए बिलोंग्स टू ए, और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, बी, सी बिलोंग्स टू ए, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3, ये ध्यान रखना। फिर इसके अंदर एक रिलेशन आर की बात करें, ये रिलेशन है, तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ए बिलोंग, खुद का खुद से रिलेशन हो तो वो स्वतुल्य होता है। सिमेट्रिक के अंदर ध्यान रखना कि ए का बी से आर रिलेशन है, ये गिवन होता है। सिमेट्रिक के लिए हमें ये मान के चलना कि ये रिलेशन है, और जब ये है तो हमें ये चेक करना है कि ये बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ये सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव की बात करें तो इसके अंदर भी 2 चीज़ें गिवन होती, ए का बी से रिलेशन आर है एंड बी का सी से है, तो उस केस में आपके ये जो है क्या होगा, ए का सी से रिलेशन आर होना चाहिए। अगर ये मिल जाता है तो ये ट्रांजिटिव होता। अब मैं इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स जो इसके अंदर जो काम के हैं वही लूँगा मैं, बिना किसी बकवास के। देखिए ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r = 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सम्मित न संक्रामक है। तो क्लियर दिख रहा है, आप देखो कि इसके अंदर 1 1 है, मतलब खुद का खुद से, हमारी पहली प्रॉपर्टी खुद का खुद से, 2 का 2 से, 3 का 3 से है, ठीक है। इसके अलावा इसने कहा कि सम्मित नहीं है। सम्मित होने के लिए अगर 1 2 है तो वापस 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है, जो इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा आपके 2 3 है, अगर आप देखो कि 1 का 2 से है और 2 का 3 से है, ठीक है ना, तो 1 का 3 से होना चाहिए, जो इसके अंदर नहीं है। हमारी ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि 1 का 2 से है और 2 का 3 से, तो 1 का 3 से होना चाहिए, मतलब A का C से, तो ये इसके अंदर नहीं एलिमेंट और इसलिए ये संक्रामक नहीं है। यहाँ इसके अंदर सारे जनरल क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक डेफिनेशन अगर हमें पता है तो प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है।
यहाँ ऐसे मतलब इस बुक के जो लास्ट के जो क्वेश्चन है वो बहुत काम के, ध्यान देना। ये 1 2 3 4 में r इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध r है, निम्नलिखित में से उत्तर चुनिए। यहाँ जो दे रखा है, पहली बात देख लो आप, इसके अंदर 1 1 है, 4 4 है, 3 3 है, इस 2 2 भी है। इसका मतलब ये सतुल्य तो हो गया। तो देखो सतुल्य ए में दे रखा है, बी में दे रखा है, इन दोनों में से एक ले लो। अब उसके बाद में हमारे पास 2 ऑप्शन क्लियर हो गए, ठीक है। डी के अंदर भी है, इसने ध्यान रखना तुल्यता क्या रखा है इसके अंदर, लेकिन अभी ये इसको क्लियर नहीं कर सकते हम। फिर इसने कहा कि यहाँ पर अगर आपके 1 2 है तो 2 1 इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, मतलब क्लियर दिख गया इसके अंदर 3 2 2 3, जैसे 3 2 है तो 2 3 इसके अंदर नहीं, मतलब संक्रामक नहीं है। लीजिए हम यहाँ पर संक्रामक क्या, सॉरी सम्मित नहीं है, ठीक है ना। अब संक्रामक की बात करें, ट्रांजिटिविटी, तो आप देख लीजिए इसके अंदर 1 का 3 से है, ठीक है, और 3 का वापस किससे है इसमें और देर का, देखो जैसे 1 का 2 से है, ठीक है, और 2 का 2 से है तो 1 का वापस 2 से है, ठीक है, जैसे यही मिल गया अपने को। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे 1 का 3 से है और 3 का 2 से है तो वापस 1 का 2 से है, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसका मतलब ये बी वाला सही है, सम्मित नहीं है, आर स्वतुल्य संक्रामक है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि एन में आर इक्वल टू ए बी और ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी बड़ा है 6 से, ठीक है। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट इसके अंदर होगा, तो इसके अंदर आपके सी वाला करेक्ट है, 6 8 आप इसमें रख करके सेट कर सकते हो। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखें कि हमारे जो संबंध के इसके अंदर मतलब फलन के प्रकार, तो फलनों के प्रकार में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं आपको बता देता हूं कि क्या सिस्टम है, 1 1 ऑन 2, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जैसे एक फलन की बात करें कोई सा भी, ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक फलन ले लिया है, एक काम करते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर में एक फलन लेते हैं और एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं, जैसे सपोज 2x + 1, ठीक है। तो आप देखो कि आप इसके अंदर x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आप x = 1 रखा, ठीक है, तो आपके ये जो y है यानी कि f1 जो है, क्षमा करें, f1 जो है वो 3 आया। x अगर आपने -1 रखा तो f-1 जो आएगा वो आपके कुछ भी मान लो -1 तो -1, कहने का मतलब सेम नहीं आएंगे। सेम कैसे, मतलब एक एलिमेंट के 2 f इमेज नहीं आएंगे, और इस वजह से ये क्या हुआ 1 1, ठीक है। तो फिर अब इसी के अंदर जैसे दूसरी बात करें हम, ठीक है, अगर यहाँ पर कंपेयर कर लूँ मैं, अगर इसी में फलन हमारे f(x) = x² होता, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर f1 करें तो भी 1 आएगा और f-1 करें तो भी 1 आएगा। मतलब ये आपके क्या हो गया, बहु एक ही, मैनी 1, ठीक है। तो जब जब वो x² + 1 या x² - 1 इस टाइप से अगर आएगा तो आप थोड़ा चेक कर लेना, अगर सेम 2 अलग अलग एलिमेंट के लिए एक जैसी इमेज आ रही है तो वो मैनी 1 हो जाएगा, अदरवाइज वो 1 1 हो जाएगा। फिर हम बात करें कि इसको किस तरीके से हम ये बताएं कि ये वो अपने ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। ऑन टू मतलब आच्छादक, आच्छादक के लिए क्या देखना है आपको, ये जो दे रखा है आप 2x + 1 = आप y ले लें, तो x = आप देखें y - 1/2, ये आ गया आपके पास में। अब आपको ये देखना है कि क्या ये r का एलिमेंट है क्या, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, तो है ना, बिल्कुल। आप y की कोई भी वैल्यू पुट करो तो आपके ये इसमें आप जो भी रखोगे, आप 1 रखो 2 रखो, जो भी आएगा वो वापस r में होगा। आपने 1 रखा तो 1 - 1 2, ठीक है, /2, तो ये 0 आ गया, और 0 आ गया तो 0 तो r में होता है, पता है अपने को, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारा है वो ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। एक बात और सुन लें, ठीक है। अब ये जैसे ये वाला फलन 1 1 था, वो अपन देख लिया था क्या, ठीक है, 1 1 है,
इसका मतलब ये मैनी वन जो वो नहीं होगा। दूसरी बात, ये अगर आच्छादक है, ठीक है, तो ये फलन आच्छादक प्रूव कर लिया। इसका मतलब ये अपने क्या बोलते हैं उसको, इंजेक्टिव है ना, क्या अंतरक्षेपी, ये नहीं होगा। आच्छादक है तो अंतरक्षेपी नहीं होगा, ठीक है, और अगर अंतरक्षेपी है तो आच्छादक नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। और वन वन है तो मैनी वन नहीं होगा, और मैनी वन है तो वन वन नहीं होगा। ये आपको इसके अंदर समझ लेना है। तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे, कोई खास बात नहीं है, आप कर सकते हो इसमें से जो भी क्वेश्चन है। जैसे आपके ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 9th वाला कि मान लीजिए समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए fn इक्वल टू n प्लस 1/2 जब n विषम है और n/2 जैसे n सम है, तो आपको बताना कि ये एक एक ही आच्छादक है। तो सीधी बात, ये एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, क्योंकि आप इसके अंदर आप n की कोई भी विषम संख्या अगर रखें मान लो, ठीक है, तो हर n के लिए आपको अलग नंबर मिलेगी, अलग f इमेज आएगी, और इसलिए ये फलन भी आच्छादक है, मतलब एक एक ही है। और इसमें भी अगर आप n की अगर सम संख्या रखते हो अलग अलग, तो हमेशा अलग अलग f इमेज आएगी। आप 1 रखा, जैसे सम संख्या तो 2 रखा तो 1 आया, 4 रखा तो 2 आया। तो देखो पहले 1 आया, बाद में 2 आया, अलग अलग आ गए। और जब सेपरेट है, अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट के लिए इनकी f इमेज, तो ये क्या हो जाएगा आपके 1 1, ठीक है। तो इस आच्छादक के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, सेम जो तरीका बताया मैंने, आप इसको वही मान लें एक बार, फिर एक बार इसको वही मान लें, फिर आप इससे n की वैल्यू निकाल लें, जो तरीका मैंने बताया उससे आप इसको भी कर सकते हो, है ना। ये अभी जो तरीका बताया ये काम आ जाएगा कि जैसे मान लो अगर ये n प्लस 1/2 है, आपने y मान लिया, तो इससे n निकालोगे तो क्या आएगा 2y माइनस 1, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये 2y माइनस 1 जो है किसके लिए कह रहा है, ये n के लिए कह रहा है, n है ना, समस्त n के लिए। तो आप n का होगा कि नहीं होगा, कब, जब आप y की वैल्यू y बिलोंग्स टू n आप रखते हो विषम संख्या, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ये आराम से आपके ये आ जाएगा इसी का n का एलिमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप इसके लिए भी प्रूव कर सकते हो आप। तो ये अपने एक एक आच्छादक है, ठीक है। जो तरीका है मैं आपको बता दिया, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही जैसे ये कह रहा है 10वां क्वेश्चन, ठीक है, कि fx इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो ये x माइनस 3 पर, ये पहली बात तो ये x इक्वल टू 3 पर आप अगर नहीं होगा डिफाइन, इसलिए 3 को माइनस कर दिया, उसके बाद ये एक एक ही आच्छादक बन जाएगा। तो ये इस तरीके से आप ये लास्ट के जो क्वेश्चन है इनको भी आप देख लें ठीक से, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर ये 11वें का D है, क्योंकि fx इक्वल टू x4, तो ये D वाला होगा, f ना तो एक एक ही ना ही आच्छादक है, ठीक है। क्योंकि अब ये एक एक ही क्यों नहीं है, आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। तो आप देखो कि x की जगह आप अगर 1 रखते हो, ठीक है, मान लो आपने x इक्वल टू 1 रखा, तो आप देखो कि ये f1 क्या आया, f1 क्या आया, ये 1 आ जाएगा। x इक्वल टू माइनस 1 रखा तो भी आप देखो कि ये 1 आ जाएगा, यानी ये मैनी 1 हो गया, बहु एक की हो गया, ठीक है। लेकिन बहु एक की तो हो गया, लेकिन इसमें आच्छादक भी पूछ रहा है, तो अपने को आच्छादक का पता लगाना। तो आच्छादक कैसे लगाएंगे, सीधा सीधा x4 इक्वल टू y मान लें, तो x इक्वल टू y पावर 1/4 हो जाएगा। क्या ये आपके फॉर एवरी मतलब r का एलिमेंट होगा क्या, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r नहीं होगा, ठीक है ना, 1/4 हो जाएगी पावर, तो ये नहीं होगा। इसके अंदर समिश्र संख्या भी आ जाएगी उसके अंदर आयोटा वाली, और इसलिए ये आच्छादक नहीं हुआ, तो इसलिए इसका डी हुआ। ऐसे ही आप 12वें का एक ऑप्शन सही है, f एक की भी है और आच्छादक भी है। फिर इसके अंदर ये एफ ओ जी थोड़ा ध्यान से देख लेना है। कोई फंक्शन एफ एक्स है और ये ए से बी में एफ से डिफाइंड है और बी से सी में जी से डिफाइंड है, तो उस केस में जी ओ एफ और एफ ओ जी निकालना आपको आता होगा। ये 17वां क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेना इसको। एफ एक्स दे रखा 3x + 4 अपॉन 5x - 7, तो ये जी एक्स भी दे रखा है, और आपको बताना कि ये इसके अंदर एफ ओ जी आई ओ ए और जी ओ एफ आई भी है या नहीं। आई एक्स अपन जानते हैं तत्समक फलन होता है, कोई विशेष बात नहीं है, तो इसे निकाल रखा। देखो ये एफ ओ जी एक्स जो है वो
तस्मक अवयव आ रहा है, और GOF भी इसके अंदर x आ रहा है, तो ये तस्मक का फलन है। ठीक है, तो ये ऐसे FOG GOF भी आप निकाल सकते हो, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम चलते हैं, बस ये इसके अंदर मैंने पैटर्न ले लिया है जो मेन बात थी। इसके अलावा एक ध्यान रखना है, ये आपको ये GOF होल इनवर्स इक्वल टू F इनवर्स और G इनवर्स होता है। ठीक है, एक जनरल प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बता दी। फिर इसके अंदर जो बात आती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने बाइनरी ऑपरेशन वाली बात। ठीक है, ये इसके अंदर पीछे के जो कुछ क्वेश्चंस है, जैसे 13वां क्वेश्चन दे रखा है, यदि F R से R fx इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3। देखिए इस बुक से पीछे से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इसमें लापरवाही नहीं करें, ये 13वां 14वां क्वेश्चन आप ठीक से कर लें। 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 द्वारा है, गिवन है, तो आपको FOFX निकालना, तो कोई विशेष बात नहीं है। आप पहले FX की वैल्यू पुट करें, फिर जो आए उसके अंदर x की जगह फिर आपको ये पुट करके निकाल लेना है। ऐसी 14वां भी ऐसे ही सेम। ठीक है, तो आप इसके अंदर भी f का प्रतिलोम निकालना है। अच्छा, प्रतिलोम निकालना आपको आता होगा, उसको आपको क्या करना है, वही ले लेना। सबसे पहली बात तो उसको वही मान लें, जो फलन है आप उस फलन को वही मान लें। fx इक्वल टू 4x 3x प्लस 4, आप इसको वही मान लें, तो ये 4x इक्वल टू 3xy प्लस 4y, और फिर इसके अंदर आप क्यों क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इनको आप साथ में ले लें, तो ये x कॉमन आ जाएगा, तो 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y, तो x इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y बन जाएगा। यानी एक तरह से आपके f इनवर्स x क्या बन जाएगा, ये 4x, खाली y की जगह x लिख दो आप, 4 माइनस 3x, ये आपके इनवर्स आ जाएगा। तो ये इसके अंदर इसने वैसे दे रखा, देखो y में लिखा हुआ है 4y अपॉन 4 माइनस 3y, तो ये 4y अपॉन 4 माइनस 3y ये रहा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से आप F इनवर्स भी निकाल सकते हो। इसके बाद में इसमें ये जो अपने बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारित संक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है, और वो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने काफ़ी जगह इन चीज़ों को करवा रखा है, और वो कैसे, जो आप देख लें, मैं आपको बता देता हूँ। वास्तव में ध्यान देना, मैं याद दिला दूँ आपको कि अगर आपको तस्मक अवयव निकालना है, ठीक है, तो तस्मक अवयव को अपन E से लिखते हैं, और आपको इसमें फॉर्मूला क्या रखना है कि A स्टार E इक्वल टू हमेशा A आएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखें। और प्रतिलोम जो निकालना होता है, खास तौर से इसी का प्रश्न बनता है, मैंने इसको y नाम दे दिया प्रतिलोम को, और इसका फॉर्मूला बनता है A स्टार y इक्वल टू आपके E आ जाएगा। मतलब आपको अगर y निकालना है किसी बाइनरी ऑपरेशन में, तो आपको E निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे होता, जो आप देख लो, जैसे आप देखें आपके पास में एक क्वेश्चन दे दिया है, मैं यह लिख देता हूँ क्वेश्चन, कि आपको A स्टार B इक्वल टू AB बटा 2 दे रखा है फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू Q। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे को क्या करना है, तस्मक निकालना है। तो तस्मक के लिए हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है A स्टार E इक्वल टू A, तो ये A E अपॉन 2, डेफिनेशन अपने E की जगह B, ये B था, B की जगह E है, तो सेम इसको डिफाइन कर दो A स्टार B, हमने A स्टार E, तो ये लिख दिया, और इधर A रहने दो, डायरेक्टली काट दो, तो ये आपके E इक्वल टू 2 आ जाएगा, और ये 2 आपके किस में, Q में होता है, ये आ गया। अब बात करें अपन प्रतिलोम की, तो प्रतिलोम के लिए होता है A स्टार Y इक्वल टू E, तो A Y अपॉन 2, और E की जगह 2 कर दें, तो आपके ये Y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 अपॉन A बिलोंग्स टू Q, जहाँ A नॉट इक्वल टू 0, ये इसका प्रतिलोम आ जाएगा। तो ये तस्मक प्रतिलोम इसके अंदर आप निकालना सीख लें। अच्छा, एक ये प्रश्न पूछा गया है कि समुच्चय A इक्वल टू 1 to 3 से स्वयं तक सभी एक फलन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर एक फलनों की संख्या निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास में जितने एलिमेंट होते हैं, मतलब फैक्टोरियल n है, ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, आप इसको भूले नहीं, याद रखें इस चीज़ को।
ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन कि a इक्वल टू 1 2 3 दे रखा है, ये कह रहा है कि ऐसे संबंधों की संख्या 4 है जिनमें 1 2 2 3 है और जो स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है किंतु सम्मित नहीं। तो ये इसके अंदर मैंने स्वतुल्य और सम्मित कब होगा, संक्रामक कब बता दिया, उस बेस पे आपको इसको करना है। ऐसे ये 48 वाला ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1 2 3 में 1 2 और 2 1 को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है, ये सिद्ध करना है। और ये दोनों प्रश्न इस तरीके से पूछे गए हैं, तो आपको 47 48 और 49 को थोड़ा ठीक से आपको स्टडी कर लेना है, इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। फिर हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 1 2 3, तो ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन अपन अभी किया है। 17वां भी ऐसा ही है, 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या, तो पीछे अपन ने भी जो किया वही क्वेश्चन ही है। 18वां तो सिग्नम फंक्शन है, आपको पता है। और 19वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ध्यान रखना समुच्चय ए बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। इसमें आपको द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या याद रखना है, वो क्या होती है। कि ये आपको याद रखना है, जितने एलिमेंट होते हैं ये होता है 2 पावर n, मतलब n पावर n स्क्वायर, ये n और इसके ऊपर पावर लिख दी आपको n स्क्वायर। हमारे यहाँ इसके अंदर a और b 2 एलिमेंट थे, ठीक है, तो आप इसके अंदर n की जगह 2 लिख दें, मतलब 2 पावर 2 स्क्वायर यानी कि 4, तो ये 16 हो जाएगा। ये आपके बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ठीक से कर ले। ये वाला पेज पूरा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंदर आपको थोड़ा सा, अगला जो पार्ट है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का है, और इसके अंदर आपको थोड़ा सा ये टेबल याद रखनी है। अगर ये साइन इनवर्स है तो इसका आपके जो मतलब इसके अंदर प्रांत और परिसर जो अपने को लिखना है -1 1, और ये -π/2 इस तरीके से कोस इनवर्स की भी वही होगी, ये 0 से पाई होगी, कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स इन सबकी दे रखी है, आप इसको याद रख लें, ठीक है, और समझ भी सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। फिर इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन आते हैं ये वाले फॉर्मूले आप देख लीजिए, आपको पता होगा साइन इनवर्स 1/x होता है, कोसेक इनवर्स x, इस तरीके से अपन कोई एक दे रखा हो तो अपन सभी निकाल सकते हैं। फिर आपको खास तौर से ये 2 वाला देखिए, साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x और कोसेक इनवर्स -x, इन सभी के अंदर डायरेक्ट माइनस लग जाता है, जबकि कोस इनवर्स सेक इनवर्स और कोट इनवर्स इसके अंदर माइनस में होता है। तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स, पाई माइनस कोट इनवर्स रहेगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, ये अगर तरीका याद रह गया तो आपके इसके क्वेश्चन सोल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना है कोस सेक और कोट, ये इसके अंदर पाई माइनस करना है, ठीक है। फिर आपको एक ये फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स इक्वल टू π/2, ये तीनों ही वाले याद रखने हैं। फिर ये 5वां वाला ये मैंने करवा रखे हैं, आपको एक फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला है, ठीक है। इसके अलावा 2 टेन इनवर्स x के 2 फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स के अंदर करोगे तो 2x/1 + x², और 2 टेन इनवर्स का अगर कोस में करोगे तो 1 - x²/1 + x²। ये फॉर्मूले ही आपके इसके अंदर बहुत काम आएंगे, आपको इनको ठीक से समझ लेना है। अच्छा, एक ये वाले पार्ट है टेन इनवर्स कोस x/1 - साइन x, ये इसको सरलतम, ये बहुत जगह काम आता है, और इसका जो सरलतम रूप होता है वो आपके ये हो जाता है π/4 + x/2, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि इसको अपन 10 के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इसके अंदर जो क्वेश्चन है ये पीछे वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे 19वां 20वां के कोस इनवर्स कोस 7 π/6। अब इसको कैसे हल करेंगे आप, देखो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको आप 19वां वाला कैसे, इसको आप लिखेंगे कोस इनवर्स, और 7 π/6 है तो इसको आप लिख दें 6π + π/6, तो ये क्या हो जाएगा पाई प्लस π/6 बन जाएगा, ध्यान से देख लेना। तो अब ये अभी इसको हटा मत देना, ये आपकी क्या हो जाएगा माइनस का कोस π/6। और अब मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था वो वाला कि
तो अगर ये कोस इनवर्स माइनस एक्स आए तो इसको आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये लिखना होगा। तो आपके ये कोस इनवर्स माइनस एक्स मतलब ये क्या बन गया आपके, ये बन जाएगा आपके कोस, ये जो ध्यान देना खास तौर से है कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके कोस इनवर्स और कोस माइनस पाई बाई 6, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखें, ये जो आया अपने है ना माइनस में आएगा, तो ये इसके अंदर आपके कोस से कोस हटा तो ये माइनस पाई बाई 6 आ रहा है इसके अंदर आंसर, ठीक है। माइनस क्या, 1 मिनट इसमें कहीं मिस्टेक हुई, देख लेते हैं अपन। 6 पाई प्लस है ना, तो ये क्या बना, कोस पाई प्लस 6 और एक साथ राइट चल रहे हैं, ठीक है। हाँ देखिए इसको है ना, ये यहाँ नहीं लगेगा और ये आपके बन जाएगा पाई माइनस, ठीक है। तो ये कोस से कोस कटा और उस केस में ये आपके जो पाई माइनस बना है ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा आपके पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब आपके हो जाएगा ये 5 पाई बाई 6, ठीक है ना। फॉर्मूले को अप्लाई करने में मिस्टेक नहीं हो जाए, बस इसको थोड़ा ठीक से देख लेना है ताकि आपका सही हो जाएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप ऐसे ही ये 20-21 भी कर सकते हो। अब इसके अंदर ये ऐसे क्वेश्चन और दे रखे हैं, देखिए ये वाला जैसे फर्स्ट है सेकंड है, थोड़ा ये ठीक से देख लें। फिर इसके अंदर क्वेश्चन नंबर आप 15, 16 और 17 थोड़ा सा इनको ठीक से देख लें, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया। अब जैसे ये 15, 16 आप कर सकते हैं, जैसे 17 है तो 17 में ध्यान रखना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मत लगाना फॉर्मूला, नहीं तो बहुत लंबा लंबा चला जाएगा। ये आपको इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, y का मतलब इसके अंदर भाग लगा दें, इसके अंदर ऊपर नीचे, ताकि ये भी x/y बन जाएगा। और उसके बाद में आपके ये tan π/4 प्लस x पैटर्न बन जाएगा, तो जिससे आपके दो टर्म सेम कट जाएगी और केवल इसके अंदर tan इनवर्स 1 बचेगा, यानी कि वो π/4 हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको ठीक से स्टडी कर लेना। फिर चलते हैं अपन मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स के प्रकार जो है आपको पता ही है, कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। मैं इसके अंदर जो विशेष बात जहाँ है बता देता हूँ आपको, क्या ध्यान रखना होगा। एक तो विकर्ण मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स, ध्यान देना, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी एलिमेंट 0 होते हैं। 0 0 देखो, ये डायगोनल पर 0 नहीं है, बाकी सब जगह 0 है, ठीक है। जबकि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, खासतौर से √3, ठीक है। तो फिर आपके यूनिटरी इकाई मैट्रिक्स क्या होता है, देखो विकर्ण, अदिश और इकाई मैट्रिक्स। विकर्ण में तो केवल ये जो है विकर्ण के अलावा बाकी एलिमेंट 0 होते हैं, तो विकर्ण के अलावा बाकी एलिमेंट इसके अंदर भी 0 होते हैं, आप देखना 0 0 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सब भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं विकर्ण पर। यहाँ अदिश मैट्रिक्स के अंदर ध्यान से देखो, √3 यानी सभी सेम होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि जो आपके ध्यान रखने वाली बात क्या है वो, अब ये तो देख लिया आपने कि विकर्ण अदिश दोनों के अंदर सिस्टम क्या है। तो फिर इकाई मैट्रिक्स की अगर बात करें हम, ठीक है ना, तो इकाई मैट्रिक्स क्या होता है, वो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ 3 मैट्रिक्स हो गई है, विकर्ण, अदिश और इकाई मैट्रिक्स, है ना, यूनिट मैट्रिक्स। अब इन तीनों का डिफरेंस ठीक से देख लेना, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये यहाँ पर जो एलिमेंट है विकर्ण के अतिरिक्त, क्योंकि डेफिनेशन क्या है कि विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं, मतलब आपके यूनिट, इसको अपन विकर्ण मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको हम अदिश मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और यूनिट भी कह सकते हैं, ये तीनों होगी, ध्यान देना, ठीक है। लेकिन इसको इसको अपन अदिश भी कह सकते हैं, √3 सेम है, ठीक है। ध्यान देना, विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए, क्योंकि इसमें विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए, ये कन्फ्यूजन निकल जाए, ध्यान रखना, ठीक है। तो इनका रिवर्स सिस्टम क्या है, जो आप देख लेना तीनों का। फिर हम चलते हैं
बस इसके अंदर और कोई विशेष बात नहीं है। एक ये क्वेश्चन 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो सीधी सीधी बात है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है तो ये इसका हो जाएगा 512, ठीक है ना। 2 पर पावर कितनी 8 है ना, उससे ये बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको भी 3x3 है तो आप इसको आप कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ठीक से समझ लेना। फिर चलते हैं हम, इसके अंदर कोई विशेष बात हो तो देख लेते हैं। जनरल चीज़ें अपन इसके अंदर कर चुके हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखें कि A इक्वल टू ये है ना, B इक्वल टू अगर ये है 2 मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, तो इसके अंदर सामान्यतः 2 मैट्रिक्स का गुणा जो है वो क्रम विनिमय नहीं होता, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि AB जो मैट्रिक्स परिभाषित होती है वो M इंटू N बराबर N इंटू M हो, यानी कि ये बीच के जो एलिमेंट है वो दोनों के सेम होने चाहिए, यानी कि A में स्तंभों की संख्या B में अपने पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी वो AB परिभाषित होगा, ध्यान देना, ठीक है। फिर इसके अंदर जो बात आती है, मतलब क्लियर देख लिया कि AB और B दोनों बराबर नहीं होती है, लेकिन कुछ विशेष केस में ये बराबर भी होती है। जैसे इसने देखो आप, मतलब कुछ ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर ये बराबर भी होती है, हर एक के अंदर नहीं होती है। समान कोटि की विकर्ण अवयव गुणन क्रम में होता है, ये देखो दिया नहीं है, A इक्वल टू ये, B इक्वल टू ये, तो AB और B ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशन जब आती है तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। ये एक विशेष प्रकार की मैट्रिक्स है और इनका गुणन क्रम विनिमय होता है, ठीक है। एक ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना चाहिए, 13 वाला fx इक्वल टू कोस माइनस साइन 0 साइन कोस 0 0 0 1। तो सिद्ध कीजिए कि fx fy इक्वल टू fx प्लस वाई। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है, ऐसे ही ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। अब आप आइए इसके अंदर 18वां क्वेश्चन, ध्यान देना, यहाँ ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। a इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू 0 आई कोटि 2 का एक दशमक अवयव। तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए आई माइनस ए इक्वल टू कोस माइनस साइन साइन कोस, ठीक है। उसने क्या किया कि इसमें कोस साइन की जगह यहाँ a और b डाल दिया, ठीक है, स्मॉल a और स्मॉल b। फिर इसने पूछा कि यहाँ a b है, ठीक है ना, 1 प्लस आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू फिर यहाँ करके और a b a इस जगह डाल दिया। फिर इसने कहा कि ए बी क्या होगा, तो यहाँ ए की जगह कोस अल्फा और बी की जगह मतलब माइनस साइन अल्फा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके अंदर हम चलते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 21वां 22वां, और ये आपके पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई और डिफाइन होने पर ये इसमें क्या प्रतिबंध लगेगा। तो इसमें मैंने अभी बताया वो गुणन मैट्रिक्स जो होते हैं ना, वो आपको याद रहना चाहिए, और इससे आपको ये 21वां 22वां क्वेश्चन करना है। वैसे इसके अंदर 21वें में ए वाला करेक्ट है और 22वें में बी वाला करेक्ट है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवा भी रखे हैं और जो तरीका बता दिया तो आप इसको करके जाएं, इसको छोड़े नहीं। देखिए इस बुक के जो पीछे के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे गए हैं, इनमें कोई उसने चेंज नहीं किया है। तो हर चैप्टर में ये पीछे के क्वेश्चन को आप ठीक से समझ के जाएँ। फिर हम चलते हैं, ये इसके अंदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपको पता है, जब ए आई इक्वल टू ए जे आई हो तब ये सिमेट्रिक कहलाती है। कैसे, ये देखो ये 2 2 सेम मिल रहा, ये 3 3 सेम मिल रहा, -1 सेम मिल रहा, मतलब 1 2 तो ये 2 1 1 3 तो ये 3 1, ये एलिमेंट सेम होंगे, ए आई जे इक्वल टू ए जे ई, ठीक है। यानी कि ए डेज इक्वल टू ए होगा तो सममित होगा, और यही से अगर माइनस में हो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर इसके अंदर एक प्रमेय है कि किसी मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए डेस को अपन सिमेट्रिक और ए माइनस ए डेस को अपन विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। और फिर इनका प्रमेय 2 कह रही है कि कोई भी मैट्रिक्स है तो अपन उसको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। हाफ ए प्लस ए डेस प्लस हाफ ए माइनस ए डेस के रूप में इसको लिख सकते हैं। ये इसके अंदर ध्यान रखना है। ये इसका इसने एग्जाम्पल दे रखा बी, तो देखिए इसने पहले हाफ बी प्लस बी डेज निकाला, तो ये आप देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हाफ बी माइनस बी निकालोगे तो ये आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ऐसे ही आपके 11 12 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप ठीक से देख लें। ये 11 में ए वाला करेक्ट है, 12 में बी वाला करेक्ट है, दोनों ही क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है।
इन्वर्स मैट्रिक्स के अंदर हमें ये पता होना चाहिए ये प्रॉपर्टी कि ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए, ये अपने को ध्यान रखना, ये यूनिकनेस की कंडीशन है विक्टर पावर की, तो आपको इसको ठीक से समझ लेना है। यहाँ आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को अच्छी तरह से देख लें। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखिए 1 1 1 1 1 दे रखा 3 × 3 कोटि का, तब ए एन क्या होगा 3 पावर n माइनस 1, 3 मतलब सबके ऊपर पावर n माइनस 1 है। अगर ये 2 × 2 की होगी 1 1, तो यहाँ 2 पावर मतलब n माइनस 1 हो जाएगी, ध्यान रखना। ये इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छी तरह से आप ध्यान रख लें। ऐसे ये तीसरी वाली जो है ये भी अगर 3 - 4 1 - 1 है, तो ये ए एन क्या होगा 1 + 2n - 4n और n 1। ये डायरेक्ट आपको याद रखने हैं, आप तरीके से इसको कर भी सकते हैं, लेकिन इसको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके अंदर आपके 13 14 15 बिल्कुल सिंपल है, यह मैंने करवा रखे हैं। इन तीनों को आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, ये क्वेश्चन छूट नहीं जाए, तीनों ही अच्छी तरह से कर लेना आप। अब चलते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, सारणिक के अंदर। तो इसके अंदर जैसे देखिए ये क्वेश्चन 14 ऐसे रिजल्ट डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं और आप निकाल भी सकते हैं, मैंने करवा रखे हैं। 15 वाला x y z x² y² z² 1 + x³ 1 + y³ 1 + z³, तो इसके अंदर ये रिजल्ट पूछा जाता है कि 1 + x by z = 0। फिर इसके अंदर और एक ये वाला भी ध्यान रखें आप, 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 + 1 मतलब 1 1 1 + c। इसकी जगह इसके आंसर देख लीजिए आप, ऐसे रिजल्ट हम एग्जाम में पूरा कर नहीं सकते हैं, वहाँ हमें इनकी जगह या तो अपन ए बी सी की कुछ वैल्यू पुट कर लें अलग अलग, फिर अपन दोनों तरफ सेट कर लें, इधर भी रख लें इधर भी रख लें, तो आ जाएगा। जैसे आपने एक ए बी सी की जगह आपने कुछ रख लिया, ठीक है, फिर उसको हल कर ले, इधर भी आप करके देख लें तो आ जाएगा। वो क्या करेगा, यहाँ लेमड़ा की वैल्यू पूछेगा कि लेमड़ा इक्वल टू क्या होगा, तो ये ए बी सी ऐसे ध्यान रखें आप। फिर इसके अंदर ये कुछ पीछे के क्वेश्चन दे रखे हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट, इनमें से देख लेना। 15 16 ये भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एक 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव है, तो के ए का मान क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। अब ये चीज कहाँ से आई है, जो देखो आप ये देखिए यहाँ मोड ऑफ ए, ये कह रहा है कि ए = KB, अगर k गुना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए, तो ये k⁻n हो जाएगा। 3 × 3 है तो आपके ये k⁻n हो गया, और इसी चीज को इसने इसके अंदर यूज किया है, ये ka मोड है, तो ये k⁻n लग जाएगा। 3 × 3 है तो k⁻3 यानी कि c हो जाएगा। ऐसे सोल्वा भी आप कर सकते हैं। एक ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट के अंदर जब n क्रम के सारणिक के अवयव का उप सारणिक होता है, n - 1 क्रम का सारणिक होता है उप सारणिक, ये ध्यान रखना। तो ये ऐसे चीज़ें वो पूछे तो हम कर सकें, मिस्टेक नहीं हो जाए बस। फिर इसके अंदर एडजॉइंट वाली जो डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी है, वो एडजॉइंट वाली थोड़ी है। ये वाली बात देख लें भैया आप, n कोटि का एक वर्ग अवयव a हो तो एडजॉइंट a का मोड क्या होगा, मोड ऑफ a⁻n - 1। डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन बना है, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोड ऑफ a⁻n - 1 करके आप आराम से इसको डायरेक्ट एडजॉइंट a का मोड निकाल सकते हो, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी हो तो। ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं, a इनवर्स = 1/mod of a एडजॉइंट a। और एक ये इसकी जो थ्योरम है, ये देख लो, a एडजॉइंट a = एडजॉइंट a = mod of a I। तो ये थोड़ी सी अपने को कुछ चीज़ें ध्यान में रख लेनी है। अब ये देखिए 17वां क्वेश्चन 3 × 3 कोटि का है, तो ये एडजॉइंट a का मान क्या होगा, अपन ने अभी पढ़ा n - 1, तो ये मोड ऑफ a का पावर 2 हो जाएगा, b वाला करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। एक ये क्वेश्चन पूछा है कि सारणिक x sin θ cos θ -sin θ -x1 cos θ 1x थीटा से स्वतंत्र है, थीटा से परतंत्र है, या कोई वैल्यू डाल देगा, तो ये याद रखें आप थीटा से स्वतंत्र है। एक ये सवाल पूछा डायरेक्ट, यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हो तो सारणिक डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, कब होगी, यदि a + b + c 0 या a = b = c। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट फर्स्ट पीरियड के अंदर पूछा गया है, और ये जो है किसी IAS के एग्जाम में पूछा हुआ है, जब पहले किसी ज़माने में बुक चलती थी ये। अब चलते अपन
कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। अपन ने इस पर काफ़ी बात कर ली है, तो मेरे हिसाब से अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। आपको इसके अलग अलग तरह के मैंने अच्छे क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो ज़्यादा इसके अंदर आपको 12th की बुक में से इसने कोई ज़्यादा पूछा नहीं है। फिर भी मैं और देख लेता हूँ अभी तुरंत। ये जो क्वेश्चन देखिए 11th वाला पैरामेट्रिक वाली एक्सरसाइज है, x इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल टू रूट ए कोस इनवर्स टी। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना, वो माइनस वाई बाई एक्स होगा। और इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग अवकलन नहीं करके पहले दोनों को गुणा कर लो, और गुणा करते ही आपके ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू रूट में ए पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बन जाएगा। और आपको मालूम है कि ये क्या बन गया, ए पावर पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2, और एक्स वाई। अब अगर आप इसको कुछ भी के मान ले तो ये एक्स वाई इक्वल टू के आ गया। अब इसको यू इंटू वी से करके अवकलन, और ये डी वाई डी एक्स आ जाएगा माइनस वाई पॉन एक्स। अलग अलग अगर किया तो बहुत भारी लंबा और बढ़ता जाएगा। ऐसे डबल अवकलज के अंदर इसने ये क्वेश्चन पूछा है कि y इक्वल टू ए पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर एन एक्स। तो इसमें इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, ये एम एन वाई जो है ये उधर डाल देता है ये, ठीक है। इसी में से तो अपने को ऐसे रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि इसको करने बैठोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, जिसमें आपके टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अगला रोल थ्योरम और मध्यमान प्रमेय की रोल थ्योरम जो है लंगराज की, दोनों मैंने बहुत अच्छे तरीके से करा रखी। इस पर क्वेश्चन बना है, आप इसमें जो याद क्या रखेंगे, रोल थ्योरम के अंदर तो आपको एफ डैश सी जीरो निकालना करके और आपको सी की वैल्यू निकालना आना चाहिए, सीधी सीधी बात मैंने बता रखा है। और लंगराज मध्यमान में एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ एफ बी माइनस ए होता है। इससे आपको सी की वैल्यू निकालनी है, बस सी की वैल्यू ही वो पूछता है, और कोई इसके अंदर विशेष बात नहीं है। एक इसके अंदर इसने ये क्वेश्चन पूछा है अपने 14 वाला कि x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स 0, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू। तो ये ऐसे में डी वाई डी एक्स की वैल्यू थोड़ी कैलकुलेशन करने में लंबा हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें पहले से ही ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही एक ये क्वेश्चन, यदि किसी c ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये पूछता है कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स 2 क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये किसका रो का मान है, और रो क्या होता है, किसी वृत्त की किसी कर्व की वक्रता त्रिज्या होती है, रो का सूत्र है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सिद्ध करना कि इसका मान ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है, मतलब इसमें ए बी नहीं आएगा। तो ध्यान से देखो, तो ये क्या है, ये आपके एक वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र ए बी और त्रिज्या सी है इसका, ठीक है। तो आप देखो कि इसको अगर आप निकालोगे तो वक्रता जो क्या आएगी इसकी सी, यानी इसको हल करोगे तो क्या मान आएगा, सी आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर इसके अंदर ये जो सीमांत आय वगैरह पूछता है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। वर्धमान ह्रासमान वाले जो है थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि जैसे ये चल रहा है तो ये वर्धमान वक्र है और ये निरंतर वर्धमान है, ठीक है। ये ह्रासमान है, ये निरंतर ह्रासमान है, और ये इस तरीके का जो कर्व होता है साइन और कोस के होते हैं ना, ये न तो वर्धमान न ह्रासमान, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब इसके अंदर एक खास बात, जो आपको वर्धमान ह्रासमान निकालने का तरीका अगर आ जाए, जैसे ये देखिए आप कि यहाँ से यहाँ तक आप जो आप वैल्यू निकालते हो, कोई भी निकाल लो, जैसे इसकी ये वैल्यू निकाली आपने, ये वाला कर्व दे रखा है, और ये कह रहा है कि किस उसके अंदर ये वर्धमान और किस में ह्रासमान है। तो कोई खास बात नहीं, आपके जो मान आए हैं आपके, जैसे इसको अवकलन करके एक बार 0 किया, एफ डैश एक्स 0 कर दिया और मान निकाल लिया -2 3, ठीक है। तो -2 3 निकाले और फिर इसने ये इस तरीके से बना दिया, ये ऐसे। और ये बनाने के बाद में अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके इस अंतराल में धनात्मक, इसमें ऋणात्मक, इसमें मतलब इसको अल्टरनेट बना लें आप, ठीक है। कैसे, ये ऐसे जो बनता है ना, प्लस इन्फिनिटिव माइनस, अब इसके अंदर 2 मान आए हैं, -3 -2, आपको इसको अल्टरनेट इस तरीके, ये प्लस में माइनस प्लस ऐसे आप लिख दें, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा कि आपके ये पता चल जाएगा कि इस अंतराल में तो ये प्लस आ रहा,
मतलब वर्धमान, इस अंतराल में माइनस आ रहा ह्रासमान, इसमें प्लस आ रहा वर्धमान। तो ये इस तरीके से आप इसको आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर, आप आराम से इसको कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जैसे प्रदत्त फलन है f(x) = sin3x, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, इसमें वर्धमान और ह्रासमान अंतराल बताने हैं। तो इसके अंदर कुछ नहीं, आप देख लो कि ये जो बना रखा है आपके, इसके अंदर ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो क्लियर दिख गया इसके अंदर कि इधर π/2 और π/6 के बीच में, ध्यान से देखो आप, माइनस आ रहा है, इसका मतलब इस अंतराल के अंदर ये ह्रासमान है, और दे रखा है देखो π/6 और π/2 में ह्रासमान है, और 0 से π/6 में वर्धमान है। तो ये देखो है ना, प्लस आ रहा है 0 से π/6 में। तो ये इस तरीके से आप कर लें, आराम से ह्रासमान वर्धमान आप आराम से निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस अंतराल में y = x² e⁻x वर्धमान है। तो यहाँ पर भी आप इसको उसी बेहतर पैटर्न पे आप कर सकते हो। तो ये इसके अंदर आपको आंसर मिल जाएंगे। इसमें शायद क्या, ये मैं करके देखना पड़ेगा, ये बी वाला या फिर डी वाला आंसर करेक्ट है, कोई विशेष बात नहीं है। अब इसके अंदर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण आते हैं, तो कोई विशेष बात नहीं, स्पर्श रेखा और अभिलंब आप आराम से निकाल सकते हो। ये कर्व है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो केंद्र से गुजरने वाली रेखा इस पर जो लंबवत होगी स्पर्श रेखा पर, वो अभिलंब रेखा हो जाएगी। तो इसके आपको क्वेश्चन कर सकते हो, कोई विशेष बात नहीं है। मैं इसमें से कुछ लूँगा नहीं। हाँ, एक बात जो लेना चाहूँगा कि इसके अंदर दो कर्व जो काटते हैं, जैसे दिया इसने ये कि सिद्ध कीजिए कि वक्र x = y² और xy = k एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि 8k² = 1। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इसका m1 निकाल लेना, इसका अवकलन करके इसका अवकलन कर लेना, इसका m2 आ जाएगा, और दोनों का m1 m2 निकाल करके आप tan थीटा के अंदर रख दें, tan थीटा = m2 - m1/1 + m1 m2, ये वाला m2 - m1 1 + m1 m2। आप पहले dy/dx निकाल लें, ठीक है, पहले कर्व के लिए, दूसरे के लिए दूसरे निकाल लें इस तरीके से, फिर वो इसमें निकाल लें, ये आपके m1, दूसरे के लिए m2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, या m1 m2 निकालोगे तो इन दोनों को हल करना पड़ेगा पहले, x और y की वैल्यू निकाल करके ना, x और y की वैल्यू के लिए आपको m1 m2 निकालने पड़ेंगे। अब चलते हैं अपन मैक्सिमम मिनिमा। देखिए इसके अंदर वैसे काफ़ी क्वेश्चन अपन ने कर भी रखे हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये ध्यान रखें आप कि सिद्ध कीजिए कि द्वितीयक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अवशिष्ट कोण tan−√2 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें से पीछे से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 - x + x² 1 + x + x² का न्यूनतम मान क्या हो। यहाँ आपको यू नहीं कि इसको u/v से अवकलन करने बैठ जाओ और फिर इसका डबल अवकलन करो, आप पागल हो जाएंगे। आप इसके लिए क्या करें, जैसे मैंने इसको करा रखा है, पर फिर भी आप देखें कि अगर इसके अंदर आप इसको हीट एंड ट्रायल से करें। कैसे, आप इसके अंदर x = 0 पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके 1, ठीक है। फिर आप x = अगर आप 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 और 1 क्या आ जाएगा 1 + 1 ये 3, ठीक है। फिर आप इसके अंदर आप x = -1 करके देखें, ठीक है। तो मतलब ऐसे वैल्यू पुट करें तो आपको हर 2-3 वैल्यू निकाल कर रख देना, 2-3 वैल्यू रखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो न्यूनतम मान इसका 1/3, उसके बाद हमेशा मान इसका बढ़ता जाता है। तो ये आपके डी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे आप ये 29वां भी आप कर सकते हो। एक मिनट ये क्वेश्चन करा रखें, तो ये आपके ये वाला जो है सेकंड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। f(x = log x/x) x = e पर इसका मान मैक्सिमम होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े से आपको ठीक से देख लेने हैं। एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, त्रिभुज की भुजाओं ए बी की दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई ये है, a⁻2/3 + b⁻2/3 होल पावर 3/2। तो ऐसे क्वेश्चन अपन करने नहीं बैठ सकते, ऐसे में रिजल्ट अपन डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ऐसे ये पीछे के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, आप इनको आराम से कर सकते हो।
तो इस तरीके से आपको इस बुक में से, ये फर्स्ट बुक है, इस बुक में से आपको कौन कौन सा काम करना है ये आपको थोड़ा सा ठीक से समझ लेना है, देख लेना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप, ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। इनमें से आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको पूरा बता दिया, आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा।